बारे में। इस प्रकार के मिट्टी जो होता है लंबी शुष्क ऋतु अल्प वर्षा ह्यूमस रहित यानी कि ह्यूमस नहीं होती है। याद रखिएगा, मरुस्थलीय मृदा में ह्यूमस नहीं होता है। बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी यानी कि मरुस्थलीय मृदा जो होती है में शस्त्रों का विकास जो होता है काफ़ी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मिट्टी का रंग जो होता है लाल या हल्का भूरा रंग का होता है। ठीक है, इस रंग का मिट्टी जो होता है जिस तरह से जलोढ़ मिट्टी होता है उसी तरह से लाल और भूरा मिट्टी इसी तरह से होता है। ठीक ना, याद रखिए। तो ये लाल होता है या हल्का भूरा रंग का आपका मरुस्थलीय मृदा दिखाई देगा। इसी प्रकार यह जो मृदा जो होता है यह पश्चिमी राजस्थान में आपको, सौराष्ट्र में, कच्छ में जो कच्छ गुजरात बोला जाता है, पश्चिमी हरियाणा में आपका, दक्षिण पंजाब में आपको देखने को मिलता है मरुस्थलीय मृदा। इसमें जो होता है वनस्पति उर्वरक खनिज की अभाव होती है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कपास, चावल, गेहूँ की भी उत्पादन किया जा सकता है। अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरह से कर लिया जाए तो इसमें आपका कपास की भी खेती किया जा सकता है, चावल की खेती भी किया जा सकता है, आपका गेहूं की भी खेती किया जा सकता है। लेकिन सिंचाई की व्यवस्था करने पर ही, अगर नहीं कर पाइएगा तो इसमें इस तरह का फसल नहीं उपजा पाइएगा। आगे आता है पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की मृदाएं जो होती है पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। यह मृदा जो होती है जटिल और विविधता वाली होती है। ये नदी घाटियों के जलोढ़ मृदाओं एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है पर्वतीय मृदा। ठीक ना, पर्वतीय भागों में प्रायः वनस्पतिक जलवायिक दशाओं के पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन हो जाता है और ये ठीक ना, ये अम्लीय ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी के निकटवर्ती क्षेत्रों एवं विशेष कर नदी सोपान एवं जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ होती है। यह मिट्टी जो होती है, जो पर्वतीय मृदा जो होती है, ढालों पर फलों के बागान, जो पर्वतीय मृदा आता है उसके ढाल जहाँ पे ढलान होता है वहाँ पे फलों का बागान, नदी घाटी में जो नदी के पास में जो मृदा पर्वतीय मृदा होते हैं वहाँ पे आपका चावल की खेती, आलू का सभी क्षेत्रों में आलू, जिससे कि ये सभी जगह जो है आपका आलू का खेती हो जाएगा, चावल का कृषि हो जाएगा। ये सब नदी घाटी के पास में किया जा सकता है। ये ठीक है। अब आता है ये भारत के नक्शा है, ये इसी के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको यह जो है यहाँ पे दिया गया है, ये आपका यहाँ तो नहीं साफ से दिखाई दे रहा है। चलिए, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखिए। अब आता है यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप में भूमि का उपयोग कैसे है? मानव विविध उद्देश्यों के ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है वन का विस्तार, कृषि आयोग, बंजर भूमि के आपका गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, जिससे इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, अस्थायी चारागाह और गोचर भूमि, यह सब बदल चुका है। बाग बगीचे में बदल चुका है, उपवन संलग्न भूमि में बदल चुका है, कृषि योग्य बंजर भूमि, कुछ ऐसे हैं जो कृषि योग्य जो है लेकिन वह बंजर भूमि में बदल चुका है। इसका उपयोग 5 वर्षों से न हुआ है, अभी तक 5 वर्षों से उपयोग नहीं हुआ। जब कोई जो भूमि होगा अगर उसको छोड़ दिया जाए ज़्यादा समय तक, वो तो वह बंजर भूमि हो जाता है।
वर्तमान प्रति भूमि जो 1-2 फसल, ये 3 फसल, 4 फसल या 10 फसल से नहीं होता है तो वो आपका प्रति भूमि कहा जाता है। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त वे प्रति भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती न हुई हो वह बंजर भूमि में है, प्रति आपका प्रति ही है। शुद्ध बोई गई भूमि आपका भारत में भू उपयोग का स्वरूप क्या है? भारत में भू उपयोग का स्वरूप 2 तरह का होता है। एक का होता है आपका भौतिक कारक, दूसरा होता है मानवीय कारक। भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु, मृदा को सम्मिलित किया गया है, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत आपको जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता और संस्कृति परंपरा इत्यादि को शामिल किया गया है। तो ये याद रखिएगा, भौगोलिक जो होता है, भौगोलिक यानी कि भौगोलिक यानी कि भूमि का उपयोग जो होता है, भू उपयोग मतलब भूमि का उपयोग। यहाँ भू कहने का मतलब हुआ भूमि, भू कहने का मतलब हुआ भूमि, याद रखिएगा। तो भूमि का जो उपयोग का जो स्वरूप है 2 तरह के होता है। पहला होता है भौतिक के रूप में, दूसरा होता है मानवीय कारक के रूप में। तो भौतिक के रूप में तो भूमि की आकृति का उपयोग, जलवायु के मृदा सम्मिलित है भू कारक में, और मानवीय कारक में आपका जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक परंपरा इत्यादि सब शामिल है। आगे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि याद रखिएगा भौगोलिक क्षेत्र कहने का मतलब है वो भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल है 32,88,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल है। तो उसके 93% जो होता है भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, यानी कि पूरे भारत का क्षेत्रफल का आपका 93% जो होता है भूमि का उपयोग किया जा रहा है। आंकड़े के हिसाब से देखा जाए भूमि का उपयोग को आपको 1.8 में आपको बताया गया है, ठीक है। इसमें चित्र जो होता है वर्ष 1960 से 61 एवं 2002 से लेकर 2003 की भूमि के उपयोग को दिखाया गया है। भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणीय देशों में शामिल किया गया है। याद रखिएगा इस चीज़ को, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट याद है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। भारत जो था पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणीय मतलब विश्व में सबसे पहले स्थान पर आ गया हुआ है। अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। पशुपालन का इसका प्रतिकूल अभाव पड़ता है। वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति जो अनुपजाऊ जो फसल भूमि होती है, ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष से अधिक 2 बार बोया जा सकता है, ठीक ना। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र का लगभग 54% भूमि ही कृषि योग्य होगा या है। अभी तक जितने भी भूमि जिनका 93% जो होता है उस भूमि का उपयोग करते हैं, उस 93 में से आपका 54% जो भूमि है वो आपका कृषि योग्य है। तो पूरी भूमि जो होता है वह आपका उपयोग में है 93%, लेकिन उसमें 93% में से 54% आपका जो है वह वर्तमान क्षेत्रफल का आपका 54% ही आपका कृषि योग्य है, यानी जिस पर खेती की जाती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का विस्तार में भी सभी राज्यों के पर्याप्त विविधता है। सबका भूमि का अलग अलग है, हर जगह का भूमि का उपजाऊ, जैसे में पंजाब एवं हरियाणा के जितना भी भूमि क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 80% भाग पर आदमी जो वहाँ के किसान लोग हैं वह खेती करते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर एवं अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ का जो क्षेत्रफल है उसके मात्र 10% ही भूमि है, 10% भूमि पर ही कृषि की जाती है। आगे, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए
उसके क्षेत्रफल के 33% जो होता है भूमि पर वन विस्तार वंचित है। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति जो होता है 1952 में बनाया गया है। याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, क्या कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया था 1952 ईस्वी में, पर आज भी मात्र 20% भूमि पर वन का विस्तार किया जा सका है। यानी कि किसी भी देश के पर्यावरण को यदि संतुलन रखना है तो आपको पूरे देश के 33% जो भूमि है वहाँ पे आपका वन होना चाहिए। यदि 33% से अगर कम है तो वह आपका देश जो होगा पर्यावरण संतुलन वहाँ नहीं होगा। आज के समय देखिए भारत में मात्र अभी 20% पर ही वन है। इसका कहने का मतलब अभी भी 13% ऐसे जगह है जहाँ पर भूमि है वो उतना 13% जो है उतना पर भूमि पर आपका वन नहीं है। इससे कहने का मतलब तात्पर्य यही ना हुआ कि अभी हमारा जो देश है भारत वह हमारा क्या है पर्यावरण संतुलन नहीं है। इसलिए कहा जाता है पेड़ रोपने के लिए अभियान चलाया गया हुआ है, ठीक ना। स्वच्छ अभियान में पेड़ रोपा जाता है, पेड़ पौधे। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका का भी स्रोत है। बंजर भूमि एवं गैर कृषि परियोजन कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पथरीली चट्टान एवं शुष्क मरुस्थलीय बंजर भूमि है तो इस भूमि का सांस्कृतिक गैर विकास भूमि संरक्षण प्रबंधन के मानकों का अवहेलना किया जा रहा है, ठीक ना, किया जा रहा है। मानवीय अधिवास का निर्माण यानी कि संचार साधन रेल सड़क का विकास, उद्योग धंधे का स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निपटान भूमि संसाधन के निम्नीकरण के अति अप्रत्याशित सहयोग करता है एवं वन कारणों एवं समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा की काली छाया पड़ने लगी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है आपका अधिक संसाधन का इतना हमारे एक तो पेड़ सही से रोप नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी जो भी जगह बचा हुआ है वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित कर दे रहे हैं, उद्योग धंधा स्थापित कर दे रहे हैं, जिसके वजह से जो भी भूमि है जहाँ पर पेड़ पौधा लगाना चाहिए वहाँ पे लग नहीं रहा है। इसके वजह से क्या होता है पर्यावरण और भी संतुलित नहीं हो रहा है। पहले से संतुलित तो है नहीं, फिर भी संतुलित नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा भारत के पर्यावरण पर जो है वह काली छाया मंडरा रहा है। याद रखिएगा पर्यावरण के काली छाया मंडरा रहा है। इसलिए आज के समय में देखिएगा क्या भू संरक्षण और भूक्षरण अभी कहा थी दिल्ली में देखिएगा कि इतना ना पोल्यूशन फैल गया है कि वहाँ आदमी रहना नहीं चाह रहा है। किसके वजह से? पर्यावरण के वजह से, क्योंकि वहाँ पे इतना मकान है कि मत पूछिए। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यह विविध प्राकृतिक कारकों जैसे कि गतिशील जल, पवन और हिमानी समुद्री लहरों द्वारा एक प्रकार की मृदा चोरी है। कहने का मतलब है कि जब मिट्टी जो होता है एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर अचानक चल जाता है, वह अपने आप चला जाता है। जैसे पवन यानी हवा के द्वारा किसी अगर मान के चलिए अगर दहाड़ आ जाता है तो उदाहरण में मिट्टी दहा के चले जाते हैं, उसके द्वारा जो मिट्टी का जो हानि होता है उसी को बोलते हैं भूक्षरण, ठीक ना। गुरुत्व बल के प्रभाव से यह पहाड़ी ढालों पर मृदाओं नीचे की ओर स्खलित
होती है। पर्यावरणीय समस्या से जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसी भयानक स्थिति पैदा हुई है, जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि पैदा होती है। अनावृष्टि से मृदा की नमी एवं सांस्कृतिक गठन का लोप हो जाता है और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अपरदनकारी दूतों द्वारा भूस्खलित कर लिए जाते हैं। तीव्र वर्षा जब होती है तो मिट्टी को काट कर ले जाया जाता है। मिट्टी कटाव होकर अवनालिका के माध्यम से किसी खड्ड या घाटी में जमा कर लिए जाते हैं। यानी कि जब क्या होता है, जब पानी जब दहाड़ आता है तब मिट्टी को दहा कर ले जाता है और कहीं ऐसे जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पे मिट्टी अटक जाता है, जिसको बोलते हैं घाटी हो चाहे खड्डा गड्ढा जिसको बोलता है, वहाँ पे बैठ जाता है। ठीक ना। भारत के इस प्रकार के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हो चुका है अभी तक। ठीक है। और ये निम्नीकृत हो गए हैं। इस निम्नीकृत भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत तथा 56% जो होता है जल के अंतर्गत है। यानी कहने का मतलब है कि 88% जो है वन के जो मिट्टी होते हैं, वन के वजह से मिट्टी खत्म हो गया है। ठीक ना। आंधी तूफान की वजह से और जल के वजह से 56% जो होता है भूमि का नुकसान अभी तक हो चुका है। पूरे 13 करोड़ हेक्टेयर है ना, 13 करोड़ हेक्टेयर का 56% जल के द्वारा और वन के अंतर्गत होता है 28% का नुकसान हुआ है। ठीक है। अब आते हैं शेष क्षेत्र या लवणीय और क्षारीय स्थिति में है। मानव क्रियाकलाप से निम्नीकृत हो गए हैं। वनोन्मूलन, याद रखिए यहीं से क्वेश्चन आता है। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रिया भूमि निम्नीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनन के उपरांत उस संसाधन को खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इस कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण बताइए। आपका यहाँ पूछ दिया क्या, खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इसी के वजह से आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो भूमि का निम्नीकरण किसके वजह से हुआ? खाइयों के वजह से हुआ है। जब मान लें कि गड्ढा खोल लिया गया और गड्ढा को छोड़ दिया गया, तब मान के चलिए कंपन होगा तो वो जब भी आसपास के जो मिट्टी वो ढह के गिर जाएगा नीचे, तो उससे भूमि निम्नीकरण हो गया और भी बड़ा गड्ढा बन गया। ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। तो उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। उसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के स्तर को कुप्रभावित किया है। तो याद रखिएगा, तो उड़ीसा में आपको वनों के वजह से हुआ है। अच्छा, और इसमें हुआ है खड्डों मलबों के वजह से हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया और मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक ना। उड़ीसा हुआ है वनों के कारण हुआ है, भूमि वहाँ का निम्नीकरण हुआ है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पशुचारण के वजह से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। याद है। पंजाब और हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो अधिक सिंचाई के वजह से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो यही क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई। उड़ीसा में पूछा जाएगा तो वनोन्मूलन के वजह से। अच्छा, वही आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पूछेगा तो आपका पशुचारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन अगर ज़्यादा हार्ड पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा। तो इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। ठीक है। आगे, पंजाब में अधिक सिंचाई के वजह से होता है भूमि का निम्नीकरण। अति संचित सिंचन से जलप्रपात की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा अलवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है।
जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। खनिज आधारित उद्योग जैसे कि सीमेंट हो गया, मृदा बर्तन हो गया, आपका मिट्टी का जो बर्तन हो, मूर्ति निर्माण हो गया, ये चूना पत्थर, खड़िया को ही बोला जाता है संगमरमर। खड़िया का दूसरा नाम है संगमरमर, याद रखिए। संगमरमर का समूह सूत्र होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं CaCO3 जो होता है, यही आपका खड़िया का सूत्र होता है, यही आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यही आपका संगमरमर होता है, यही आपका चूना पत्थर का सूत्र होता है। ठीक है। आपका सेल खड़ी के पीसने से वायुमंडल में जो धूल विसर्जित होते हैं, जो धीरे धीरे भूमि के परत के ऊपर जम जाते हैं और मतलब मिट्टी के जल अवशोषण की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो है भूमि और जल दोनों को ही प्रदूषित करते हैं, याद रखिएगा। यह अकाट्य सत्य है, यानी कि यह हमेशा सत्य है कि मानव जो होता है 95% से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि के द्वारा करते हैं। यह हम सब बात सत्य है। मानव के हर आवश्यकताओं की पूर्ति जो होता है वह आपका भूमि के वजह से ही होता है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति मृदा में सुलभ होते हैं। यही हमारे पूर्वजों ने भी इस भूमि के उपयोग के संदर्भ में किए और उनके संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी की लाभान्वित हो रही है। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी यह आधार स्तंभों का बनी रहेगी। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी मानवीय अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति अतिरिक्त मानव ने जो अपनी लिप्साई यानी कि लालच बढ़ी है, जिसके वजह से उससे भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। याद रखिएगा, होता रहा है। और लालच यदि मानव का नहीं थमेगा तब तक भूमि निम्नीकरण नहीं कमेगा। ठीक ना। इसके साथ ही आपका इसे बढ़ावा देने के वाले प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव की सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है, किंतु सृष्टि को अनुच्छिन्न रखना और चुनौती स्वीकार करते हुए चरण पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि आपका मिट्टी मान लेते हैं जो हमारे अभी वर्तमान के जो आवश्यकता है उसको तो पूर्ति किसी भी हालत में आपको करना ही है, लेकिन उसके पूर्ति के साथ साथ हमको भविष्य के लिए भी ध्यान रखना, भविष्य के बारे को बात को भी हमको ध्यान में रखकर इसका उपयोग करना है। और उसके संरक्षण भूमि निम्नीकरण को रोकने पर हमको ध्यान देना है। सब भूमि संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं, याद रखिए। भूमि संरक्षण के निम्न तरीके हो सकते हैं। वो कौन से तरीके हो सकते हैं, ध्यान समझिए। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अनुप्रयोग में किए जा सकते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा यानी मिट्टी को पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू इत्यादि को लगातार मृदा से हरांश उत्पन्न होता है। इससे तिलहन या दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुनः प्राप्ति की जा सकती है। मान के चलिए अगर लगातार एक ही फसल उपजाते हैं तो आपका जो खेत का जो ह्यूमस होता है ख़त्म हो जाता है। तो और बाद फिर से अगर ह्यूमस प्राप्त करना है तो आपको हर 2 फसल के बाद एक आपका फलीदार फसल, जिसको तिलहन फसल या दलहन फसल के नाम से जानते हैं, उसको आपको लगाना ही जरूरी। इसलिए हम लोग के पूर्वज जो होते हैं गेहूं की खेती के समय धान क्या किया जाता था, आपका मूंग का दाल का खेती या अरहर या खेसारी का दाल का उपयोग करते थे। इसलिए पहले के समय में बिना आपका खाद पानी के भी आपका क्या हो जाता था, फसल अच्छा से होता था। ठीक है, आगे समझिए। पहाड़ी क्षेत्रों में से समुचित जुताई द्वारा मृदा का अपरदन को रोका जा सकता है। अगर समुचित जुताई अगर वहाँ पे नहीं किया जाएगा तो मिट्टी को, अगर मान के लिए मिट्टी अगर ऐसे है ढलान पर है, मान के मिट्टी जो है इस तरह से है, मिट्टी इस तरह से है और इस तरह से मिट्टी है, तो क्या इस तरह से ऊपर से पानी पड़ेगा तो सब मिट्टी तो दह के नीचे चला आएगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, अगर इस तरह से है तो पहले इसको ऐसे काट लिया जाएगा, फिर इसको ऐसे काट दिया जाएगा, फिर ऐसे इसको काट दिया जाएगा, फिर ऐसे काट दिया। तो इस प्रकार करके खेती किया जा सकता है। ठीक ना। फिर इसको बढ़िया तरह से इसको ऐसे कर सकते, मान के चलिए इस तरह से है आपका,
मान के चलिए इस तरह से आपका ढलान में है, ठीक ना। इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे गड्ढा कर सकते हैं, फिर इसको थोड़ा और भी गड्ढा कर सकते हैं, फिर इसको और भी नीचे गड्ढा कर सकते हैं। इस तरह से ना ऊपर का मिट्टी दह के आया तो इसी पर रह जाएगा, फिर इसका मिट्टी दह के इसे, यानी मिट्टी का बर्बादी नहीं होगा। तो और खेती भी हो गया, मिट्टी का बर्बादी भी नहीं हुआ। तो इसी को बोला जाता है आपका कौन सा खेती, सर्वोच्च कृषि बोला जाता है, समोच्च जुताई बोला जाता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहती है, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संचरण, भूमि जल की पुनः पूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में जो आपका पट्टिका कृषि जो होती है वह श्रेयकर है, जो फसलों के बीच खास पट्टियाँ विकसित करने पर आधारित है। रसायन का उचित प्रयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। अब याद रखिएगा, रसायन का उपयोग करने पर भी मिट्टी को आप बचा सकते हैं। तो इसलिए आज के समय में हम लोग उर्वरक का उपयोग ज़्यादा करते हैं, खाद का उपयोग कम करते हैं। उर्वरक का उपयोग ज़्यादा करने की वजह से हमारा मिट्टी भी खराब होते जा रहा है। तो लिमिट से करना है उर्वरक का उपयोग, ठीक ना। रसायनों का सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। ये पोषक तत्व जल, वायु, केचुआ या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। आपका है एंड्रीन नामक संसाधन, याद रखिएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन हर साल ये मतलब 1-2 साल के बाद ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है। एंड्रीन नामक एक रसायन जो होता है मेढक के प्रजनन को रोक देता है, अतः कीटों की संख्या को बढ़ा देती है। अतः रसायनों के जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए, क्योंकि अगर रासायनिक का एंड्रीन नामक एक ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को खत्म कर देता है। अगर मेढक के प्रजनन करने के टिड्डा ज़्यादा आ जाएगा, अगर टिड्डा ज़्यादा आया तो हमारे फसल को खराब कर देगा। तो इसीलिए आपको उर्वरक को कम और खाद को ज़्यादा प्रयोग देना है। रासायनिक उर्वरक के जगह आपको जैविक खाद, जिसको हम लोग खादर बोलते हैं, का प्रयोग मृदा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। संभव हो तो जैव कीटनाशक का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल के सुरक्षा के साथ साथ आपका फसल क्या बोला जाता है, मिट्टी को भी लाभ प्रदान करे, ठीक है। इसके साथ है वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। इससे मृदा संरक्षण को बाधा जो पहुंची है, और इसे पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस जो होते हैं मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है। उपरोक्त क्रम जो होता है या उपक्रम द्वारा मृदा का संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार आप बढ़िया से इसको जो है उसको बढ़िया से समझ लीजिए एक बार और देखकर, और बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे अच्छा कारण क्या है। सबसे अभी हम बताए हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे अच्छा कारण है अधिक सिंचाई। क्यों, क्योंकि यह वनोन्मूलन कहीं वनोन्मूलन दे देता है, जो गलत है, क्योंकि यह वनोन्मूलन उड़ीसा के लिए है। किसके लिए है, वनोन्मूलन जो होता है उड़ीसा के लिए होता है। किसके लिए, उड़ीसा के लिए, याद रखिएगा, उड़ीसा के लिए। जबकि अधिक सिंचाई पंजाब के लिए होता है, अधिक सिंचाई पंजाब के लिए होता है, पंजाब के लिए अधिक सिंचाई होता है। और ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे की ओर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो आपका हो गया बिहार का मैदानी क्षेत्र में। किसमें, बिहार का मैदानी क्षेत्र में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पे है, तो राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाली रसायन को क्या बोला जाता है, एंड्रीन बोला जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, ठीक ना। ये आपको लोग इसको कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें सर्वोच्च कृषि के बारे में अभी हम आपको समझाए हैं, उसको आप बना लीजिएगा। जलोढ़ मृदा के बारे में समझाए हैं कि जलोढ़ मृदा के विस्तार, मतलब जलोढ़ मृदा के जो विस्तार में है जो है कोई किस राज्य में है, किस राज्य में है, और इसे जलोढ़ मृदा में कौन कौन से फसलें उगाई जाती है उसके बारे में लिख देना है, ठीक ना। जलोढ़ मृदा कौन कौन से राज्य में पाई जाती है, और वह उस जलोढ़ मृदा में कौन कौन से फसलें उगाई जाती है उसके बारे में लिख देना। हो गया आपका
सर्वोच्च कृषि के बारे में अभी यहाँ पे हम आपको समझा दिए, ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्वोच्च कृषि के बारे में समझाए हैं, आसपास में यहीं पे था, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सर्वोच्च जुताई कृषि है ना, इसके बारे में हम आपको यहाँ समझा दिए हैं और यहाँ पे आप देख लीजिएगा और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि के कौन सी पद्धतियाँ उपयोगी होती है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास है और मृदा की यह एक विशेषता है। इसके बारे में फसल चक्रण के बारे में आपको लिख लेना है। और इसमें से 5 नंबर में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आता है आपका